हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते क्या हैं। डायरेक्ट, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट का मतलब होता है हमारा सीधा। ऐसे फंक्शंस, ऐसे प्रोपोर्शंस जिनमें सीधा रिलेशन हो। अब सीधे का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि डायरेक्ट का मतलब सीधा, सीधा मतलब कि अगर एक फंक्शन बढ़ रहा है तो दूसरा फंक्शन भी जो बढ़े साथ में। अगर एक इंक्रीज हो रहा है, एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फंक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। अब ये कैसे होगा? सपोज आप एक एग्जांपल लो कि आप किसी दुकान पे गए, आपने एक पेन का प्राइस पूछा। एक पेन जो था वो मान लो कि 5 रुपए का था। अब एक पेन जो है वो 5 रुपए का है। जब आप 2 पेन लोगे, 2 पेन अगर आपको खरीदने पड़े तो वो आपको कितने के पड़ेंगे? वो आपको 10 रुपए के पड़ेंगे। अब 2 पेन तो वो आपको 5 रुपए के दे नहीं देगा। अब जब एक पेन हमने लिया वो हमें मिला 5 रुपए का। जब हमने 2 पेन लिए तो वो हमें कितने के मिलेंगे? 10 रुपए के। अगर मैं 3 पेन ले रहा हूँ तो वो मुझे कितने के मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे 15 रुपए के। अगर मैं 4 पेन ले रहा हूँ तो वो मुझे कितने के पड़ेंगे? वो मुझे पड़ेंगे 20 रुपीज के। मीन्स की जैसे जैसे मैं पेन्स की नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ज्यादा पेन खरीदूंगा वैसे वैसे मुझे ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। एक चीज बढ़ रही है, पेन का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पैसे भी बढ़ रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन दोनों का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। मीन्स कि उनमें सीधा रिलेशन है। एक चीज इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ दूसरी चीज भी जो है वो इंक्रीज करेगी। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज कि कोई एक गाड़ी चल रही है, कोई एक कार चल रही है जो क्या करती है कि पहले 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। पहले 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो अगले 10 मिनट में मीन्स की अगले 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? अगले 20 मिनट में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अगले 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? नेक्स्ट 40 मिनट में वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहले 10 मिनट में उसने 2 का किया। अगले जब उसका टाइम 20 मिनट हो गया तो उसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। 30 मिनट हुआ तो उसने 60 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लिया। 40 मिनट हुए तो उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया था। अब ये 20 मिनट ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के बाद के 20 मिनट, नहीं, ये वाले 10 मिनट इसमें भी ऐड है। जैसे कि जब मैंने 2 पेन लिए थे तो उसमें ये वाला पेन भी इंक्लूड था और साथ में एक नया पेन हो रहा है। ऐसे ही जब मैं इस 20 मिनट की बात कर रहा हूँ तो 10 मिनट पहले वाले, 10 मिनट वो एक्स्ट्रा चली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले वो 10 मिनट चली, उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया। उसके बाद वो फिर से 10 मिनट चली, मीन्स की टोटल अब कितना चल गई? पहले वो 10 चली थी, 10 मिनट चली थी, अब फिर से 10 मिनट चली है। मीन्स की टोटल वो कितना टाइम चल गई? टोटल वो 20 मिनट्स चल गई। और पहले 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर चला था और नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से 2 चला, तो टोटल कितना चल गया? 4। अब आगे 10 मिनट और चली, 20 के बाद 10 मिनट और चली, मीन्स की 30 मिनट। 40 में 4 किलोमीटर में फिर से 2 किलोमीटर ऐड होंगे तो ये 6 किलोमीटर। तो इनमें आप एक चीज देखो, अगर आप इनकी रेशियो निकालते हो, अगर हम मान ले कि ये x है और ये y है, अगर इनकी रेशियो निकालें तो पहले वाले केस में क्या है? 1/5। दूसरे वाले केस में क्या है? 2/10। मीन्स की ये कितनी बन जाएगी? 1/5। तीसरे वाले केस में 3/15। ये भी कितनी बन जाएगी? 1/5। चौथे वाले केस में ये है 4/20, तो ये कितना बन जाएगी? 1/5। अब देखिए चारों में आंसर जो है 1/5 है। सेम यहाँ पे भी देखिए, अगर ये x है और ये y है, अगर मैं x और y की रेशियो निकाल रहा हूँ, मीन्स की 10 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है? ये 5 आ रहा है। अगर मैं इसको फिर से करूं, ये 20 डिवाइडेड बाय 4, ये भी 5 आ रहा है। अगर मैं 30 डिवाइडेड बाय 6 करूं, ये भी 5 आ रहा है। 40 डिवाइडेड बाय 8 करूं, ये भी 5 आ रहा है। तो मीन्स की रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में जो बात आपको हमेशा याद रखनी है वो बात ये है कि उनमें रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसमें आप देख रहे हो कि रेशियो जो है वो इक्वल है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि
कि एक्स ओवर वाई की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब है कि वो हमेशा फिक्स रहेगी। बस ये बात आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हमेशा याद रखनी है कि एक्स ओवर वाई की रेशियो हमेशा जो है वो फिक्स रहेगी। एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया। और आपको पता कैसे चलेगा कि सम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, जब भी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही होगी तो हमें पता लगेगा कि वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन जो है वो लगना है। जैसे कि यहाँ पे एक पेन था 5 रुपए का, 2 पेन थे 10 रुपए के, 3 पेन थे 15 रुपए के। जैसे जैसे पेन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर इसको और आगे और एग्जांपल्स के साथ समझना चाहते तो आप समझ लो कि अगर मैं किसी मार्केट में जाऊं और वहां पे मान लो मुझे कपड़ा खरीदना है, क्लॉथ खरीदना है मुझे कोई, उसका इधर रेट लिख रहे हैं, इधर क्लॉथ लिख रहा हूं। मान लो कि 2 मीटर कपड़े का रेट जो है वो 20 रुपए है, ठीक है। तो अगर मुझे 4 मीटर खरीदना होगा तो मुझे कितने देने होंगे? 40 रुपए देने होंगे। अगर मुझे 6 मीटर खरीदना होगा तो मुझे 60 रुपए देने होंगे। अगर मुझे 8 मीटर खरीदना होगा तो मुझे 80 रुपए देने होंगे। मुझे 10 मीटर खरीदना होगा तो मुझे 100 रुपए देने होंगे। कैसे? 1 मीटर का 20 रुपए, सॉरी 2 मीटर का रेट जो है वो 20 रुपए मीन्स की 1 मीटर जो है वो 10 रुपए का है। तो 4 मीटर कितने का होगा? 40 रुपए का। 6 मीटर कितने का होगा? 60 रुपए का। 8 मीटर कितने होगा 80 रुपए का। 10 मीटर कितने का होगा? 100 रुपए का। तो एक चीज बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं ज्यादा क्लॉथ खरीद रहा हूँ वैसे वैसे मुझे ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। यहाँ पे भी आप रेशियो देख लो, एक्स ओवर वाई की रेशियो निकालो। 2/20 करेंगे तो कितना आएगा? 1/10। 4/40 करेंगे तो कितना आएगा? 1/10। 6/60 करेंगे तो कितना आएगा? 1/10। हर केस में जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहती है। तो यहां से हमारी अब तक की सारी डिस्कशन से मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हमेशा जो है वो रेशियो कांस्टेंट रहती है। दोनों क्वांटिटीज को जब हम डिवाइड करते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, रेशियो हमेशा उनकी कांस्टेंट रहती है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में एक चीज के बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज भी जो है वो बढ़ती है। एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी घटेगी तो पहली कम होगी। एक बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अब हम जानते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? ये इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशन होना। उल्टा कैसे? अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। डायरेक्ट में कैसे था कि अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। लेकिन इनवर्स में उल्टा रिलेशन होता है। एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। तो उससे पता लगेगा कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कि मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनमें मुझे पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मेरे पास जो टोटल पैसे है वो मान लो कि वो 100 रुपए है। 100 रुपए जो है वो मुझे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज मेरे पास पहले 5 बच्चे थे, ठीक है। पहले मेरे पास 5 बच्चे थे तो मैं हर बच्चे को कितने पैसे दे सकता था? तो मैं हर बच्चे को जो है वो 20 रुपए दे सकता था। सिंगल बच्चे को 20-20 रुपए देता तो मैं 5 बच्चों में 100 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। लेकिन अब मेरे पास बच्चे 5 की बजाय 10 हो गए, तो क्या मैं अब उनको 20-20 रुपए दे सकता हूँ? अब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बच्चे बढ़ गए हैं। अब मुझे बच्चों को कम पैसे देने पड़ेंगे। अब मुझे हर बच्चे को 10-10 रुपए देने पड़ेंगे, तभी जो है वो मैं 10 बच्चों में 100 रुपया जो है वो बांट पाऊंगा। अब अगर मेरे पास बच्चे और बढ़ जाए, मान लो कि मेरे पास 20 बच्चे हो जाए। अब अगर मेरे पास 20 बच्चे हो गए तो क्या मैं उनको 10 रुपए भी दे पाऊंगा? नहीं, उनको मैं 10 भी नहीं दे पाऊंगा। अब मुझे उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब उनको 5-5 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं हर बच्चे को 5-5 रुपए दूंगा तभी मैं जो है वो 20 बच्चों में 100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। अब अगर मेरे पास बच्चे जो है 20 की जगह 50 हो जाए, अगर मेरे पास 50 बच्चे आ गए तो अब मुझे 100 रुपया जो है वो 50 बच्चों में बांटना है। तो फिर मैं क्या करूंगा? सभी को 2-2 रुपए दूंगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो पैसे जो है वो कम होते जा रहे हैं। जब बच्चे 5 थे तो 20 रुपए जो है वो सिंगल बच्चे को मिल रहे थे।
लेकिन जब बच्चे 10 हो गए तो हर बच्चे को 10-10 रुपए मिल रहे हैं। जब बच्चे 20 हो गए तो हर बच्चे को 5-5 रुपए मिल रहे हैं। जब बच्चे 50 हो गए तो हर बच्चे को सिर्फ 2 रुपए मिल रहे हैं। मीन्स कि जैसे जैसे बच्चे जो है वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, वैसे वैसे उनको मिलने वाले पैसे जो है वो कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशंस। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे जैसे बच्चे मेरे पास बढ़ते चले जाएंगे, अगर मेरे पास 100 बच्चा हो जाएगा तो मुझे 1-1 रुपया ही देना पड़ेगा सबको। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पैसे जो है वो कम होते जा रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, और ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट में क्या होता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं या फिर दोनों चीजें घटती हैं। इनवर्स में क्या होता है, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप मान लो कि ये x है और ये y है, अगर आप x y निकालो, x और y को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 20 करो तो क्या आएगा, 100 आएगा। 10 इंटू 10 करो क्या आएगा, 100 आएगा। 20 इंटू 5 करो क्या आएगा, 100 आएगा। 50 इंटू 2 करो क्या आएगा, 100 आएगा। 100 इंटू 1 करो 100 आएगा। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन है कि जब भी हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है एक्स वाई जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इनवर्स के लिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है और डायरेक्ट के लिए ये याद रखनी है। डायरेक्ट में दोनों की रेशियो बराबर होती है, दोनों की रेशियो जो है वो कांस्टेंट होती है, और इनवर्स के अंदर जो है वो हमारे पास दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब इसके क्वेश्चन का कैसे पता लगेगा, अगर क्वेश्चन में एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है तो उसका मतलब ये होगा कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अगर एक चीज बढ़ने के साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो हमारे पास वो क्वेश्चन कैसा होगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा। तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In which of the following table find the parts of the base that need to be added? हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट गिवन है। मीन्स कि पेंट के अंदर हमने लाल रंग जो है वो कितने हिस्सों में डाला वो बताया। नीचे हमारे पास पार्ट ऑफ बेस दिया हुआ है, पार्ट ऑफ बेस। तो हमारे पास दो चीजें होगी, ये चीज हमारी x होगी, ये चीज हमारी y होगी। हमें टेबल में गिवन है कि अगर पार्ट ऑफ पिगमेंट रेड पिगमेंट 1 है तो पार्ट ऑफ बेस हमारे पास 8 होगा। अगर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है वो 4 है तो ये पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये 7 है तो ये पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। ये 12 है तो ये पता करना है कितना होना चाहिए। ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। सबसे पहला स्टेप हमें ध्यान से इसको समझना है और देखना है कि ये डायरेक्ट है का क्वेश्चन है कि इनवर्स का क्वेश्चन है। आप देखिए, जैसे जैसे रेड पिगमेंट जो है वो बढ़ेगा तो बेस कलर भी जो है बढ़ेगा। अब मान लो कि मैंने एक कटोरी में जो है वो रेड पिगमेंट डाला, उस रेड कलर एक कटोरी हमारे पास बेस का कलर था, उसके अंदर मान लो मैंने 2 चमचे जो है वो मैंने रेड कलर बनाया और उससे मेरे पास एक मिक्सचर बना, एक कलर का मिक्सचर बना। अब अगर मैं उस थोड़े से बेस में ज्यादा रेड डाल दूंगा तो क्या होगा, उस मिक्सचर का कलर चेंज हो जाएगा। तो मुझे कलर चेंज नहीं करना है, मुझे एक ऐसा कलर चाहिए, ऐसा मिक्सचर चाहिए जिसका कलर हमेशा सेम रहना चाहिए। मीन्स कि जब जब मैं रेड को इंक्रीज करूं तो ये भी इंक्रीज होगा। पहले अगर मैंने एक कटोरी में 1 चमचा डाला था तो अब अगर उसमें मैंने दूसरा चमचा डालना है तो मुझे वो 2 कटोरी करना पड़ेगा। कलर अगर पहले 1 कटोरी था तो उसको 2 कटोरी करना पड़ेगा, तभी उसमें दूसरा चम्मच डाल पाऊंगा। अगर उसमें तीसरा चम्मच भी डालना है तो उसे 3 कटोरी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं रेड कलर डालूंगा वैसे वैसे मुझे बेस कलर भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरे मिक्सचर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो कलर दूसरा ही कोई कलर बन जाएगा। इसलिए ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो जिससे हमें पता लगेगा कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर दो।
हमारे पास रेशो निकाल लेते हैं। रेशो ऑफ रेड पिगमेंट रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट एंड बेस, वो हमारे पास कितनी है, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। रेशियो कितनी हो जाएगी 1/8। तो अभी हमने सीखा कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब जो रेशियो यहाँ पे आएगी वही रेशियो यहाँ पे भी आनी चाहिए, वही रेशियो यहाँ पे भी आनी चाहिए, वही रेशियो यहाँ भी और वही रेशियो यहीं भी। मीन्स की सबकी रेशियो बराबर होगी। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि बराबर होना है। और मैंने पीछे एग्जांपल में आपको समझाया भी था और दिखाया भी था कि सबकी रेशियो जो है वो बराबर आ रही थी। तो ये अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इन सभी की जो रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए। तो हम इनको बराबर रख के जो है वो सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट के लिए कैसे करेंगे, 1/8 जो है वो हमारी x ओवर y की रेशियो है, शुड बी इक्वल टू द y रेशियो फॉर यहाँ पे जो भी होगा, दोनों की रेशियो जो है वो बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मान लो कि ये x है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 32। तो पहली फिलअप में कितना आएगा, पहली फिलअप में हमारे पास आएगा 32। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये कैसे किया। हमें पता है कि जो डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं उसमें रेशियो जो है वो हमेशा सेम आएगी। जो रेशियो इसकी आ रही है 1/8, सबकी रेशियो जो है वो 1/8 ही आनी चाहिए। आप अब देखो 4/32 को डिवाइड करके देखो, इसकी रेशियो 1/8 ही आएगी। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसके कारण इसकी रेशियो 1/8 रखी बनेगी। तो हमने क्या किया, 1/8 को इक्वल टू रख लिया इसकी रेशियो की। इसकी रेशियो हमारी क्या होगी 4/x, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड फिलअप देखते हैं। सेकंड फिलअप में इधर तो 1/8 ही आनी चाहिए, इक्वल टू किसके होगा 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर मान लो कि ये y है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू 8 7 का 56। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 56। रेशियो देखो फिर से 1/80 बनेगी। 7 और 56 को डिवाइड करो तो हमारे पास रेशियो कितनी बनेगी 1/8। इसीलिए इसको 1/8 के इक्वल रखा जा रहा है। थर्ड पार्ट 1/8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 8, 12 8 कितना होता 96। ये आ जाएगा हमारे पास 96। ऐसे ही हमारे पास ये हो गया 96, ये भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट को क्या करो 1/8 इज इक्वल टू 120 ओवर, यहाँ पे मान लो कि ये a है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये a हो जाएगा, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा हमारे पास 160। तो लास्ट वाली में क्या आएगा 160। तो हमें बस करना क्या है, डायरेक्ट सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन कौन सा है, कौन से पैटर्न पे है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन पे था तो हमने डायरेक्ट में क्या रहती है, जो रेशियो होती है वो इक्वल रहती है। तो हमने रेशियोज को जो है वो इक्वल रख के जो है वो क्वेश्चन को सोल्व किया। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? हमें बोला है कि कोई एक मशीन है जो कि 6 घंटों में 840 बोतल्स जो है वो फिल करती है सॉफ्ट ड्रिंक से। मीन्स की कोल्ड ड्रिंक्स फिल करने वाली कोई एक मशीन है जो कि 6 घंटों में 840 बोतलें जो है वो फिल करती है। हमें बोला है कि वो 5 घंटों में कितनी बोतल्स जो है वो फिल करेगी। तो इसका टेबल बनाते हैं। क्या क्या है हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो है हमारे पास टाइम और दूसरी क्या चीज है, दूसरी हमारी चीज है हमारे पास है बोटल्स। ठीक है, दो चीजें गिवन है हमारे पास, एक टाइम और एक बोतल। तो टाइम एक हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया। ठीक है, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले टाइम ही लिखना है या पहले बोटल्स ही लिखना है, आपकी मर्जी है। पहले बोटल्स भी लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या है, अगर वो 6 घंटे लगा रही है मीन्स की वो कितनी बोटल्स भरती है, 840 बोटल्स भरती है कितने टाइम में, 6 घंटों में। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि वो 5 घंटों में कितनी बोतल्स फिल करेगी। मान लेते हैं कि वो x फिल करती है, तो ये हमारा बन गया टेबल। 6 घंटों में हमें बोला होगा कि 840 बोतल्स फिल करती है, 5 घंटे में हमसे पूछा होगा कि वो कितनी बोतल्स फिल करेगी। तो सोचो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। अगर
कोई एक बोतल, कोई एक मशीन है जो 6 घंटों में इतनी बोतल्स जो है वो फिल कर रही है। अगर उसको टाइम कम दिया जा रहा है तो सोचो कि वो कम बोतल्स फिल करेगी कि ज्यादा करेगी। अगर ये टाइम इससे कम है, पहले उसको 6 घंटे दिए थे, अब उसको सिर्फ 5 घंटे दिए। आप अपने से ही अपने भी लेके देखो कि आपको पहले कोई काम करने के लिए 5 घंटे का टाइम दिया जा रहा था, अब आपको उसी काम को करने के लिए जो है वो 3 घंटे दिए जा रहे हैं। अब आप काम कम कर पाओगे कि ज्यादा कर पाओगे? इस बार आपका काम जो है वो कम होगा पहले के कंपैरिजन में। कहा तो आपने 5 घंटे में करना था, जो काम आपने 5 घंटे में करना था, अब 3 घंटे में वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, उससे कम काम ही कर पाओगे। तो मशीन जो है वो पहले 840 में जितनी बोतल्स भर रही थी, सॉरी 6 घंटों में जितनी बोतल्स जो है वो फिल कर रही थी, 5 घंटों में उससे कम ही करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। जैसे टाइम कम होगा तो नंबर ऑफ बोतल्स भी कम होंगी। अगर उसको ज्यादा टाइम मिला था तो उसने ज्यादा बोतल्स भरी, कम टाइम मिलेगा तो वो कम बोतल्स ही जो है वो फिल करेगी। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया? ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन हुआ। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है हमारे पास? x ओवर y मीन्स की 6 डिवाइडेड बाय 840 शुड बी इक्वल टू 5 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 840। ये 6 यहां मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 140, 700। तो x कितना आ गया? 700। अब वो कितनी बोतल्स फिल करेगी? 5 घंटों में वो जो है वो सिर्फ 700 बोतल्स जो है वो फिल करेगी। 6 घंटों में 840 कर रही थी और 5 घंटों में सिर्फ कितनी करेगी? 700 बोतल्स जो है वो फिल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the large of the ship is 28 meter, how long the model ship is? हमें बोला कि कोई एक मॉडल शिप का, किश्ती का जो मॉडल है उसमें जो मास्ट लगा हुआ वो 9 सेंटीमीटर जो है वो हाइट का जो है उसके अंदर मास्ट लगा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल शिप है मीन्स की जो असल की शिप है उसमें वो 12 मीटर का लगा हुआ है। अब उनको पूछ रहे हैं कि अगर असल में 28 मीटर का लगा होगा तो जो मॉडल वाली शिप है उसमें कितने मीटर का जो है वो मास्ट लगा होगा। तो पहले तो हम इसमें 2 चीजें दी हुई है, एक तो हमें मॉडल का डाटा दिया हुआ, एक हमें एक्चुअल का दिया हुआ। तो हम मॉडल शिप की बात कर लेते हैं पहले। मॉडल शिप, और दूसरी चीज हमें क्या दी है? दूसरी चीज हमें एक्चुअल शिप दी है। 2 चीजें दी है, एक हमारे पास मॉडल शिप है मींस की मॉडल जो है शिप का उसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी जो है वो एक्चुअल शिप कर रहे हैं। ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। अब क्या है कि मॉडल शिप में जो है वो मास्ट की हाइट कितनी है? 9। मॉडल में 9 है तो एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में वो 12 है। अगर एक्चुअल में 28 हो, अगर एक्चुअल में 28 हो तो वो मॉडल में कितनी होगी? मॉडल में सपोज x होगी। ये हमें डाटा नहीं बनता। 2 तरह की शिप्स, एक हमारे पास मॉडल शिप है, शिप का मॉडल है जो लकड़ी का बना हुआ है या किसी भी चीज से बना हुआ है, और एक असली की शिप है। अगर मॉडल में 9 मीटर का लगा हुआ है तो एक्चुअल में 12 मीटर का लगा हुआ है। अगर एक्चुअल में 28 का लगा हुआ है तो बताना है कि मॉडल में कितने का लगा होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट का होगा कि इनवर्स का होगा। अगर जो है ये चीज बढ़ रही है, अगर हमारी एक्चुअल शिप में बढ़ रहा है तो हमारे मॉडल में भी बढ़ेगा। मॉडल में कौन सा छोटा हो जाएगा? जब हम एक्चुअल शिप का जो वो बढ़ा इंक्रीज करने जा रहे हैं साइज, तो हमें मॉडल का साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स कि ये हमारा कौन सा रिलेशन होगा? ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? रेशियो जो है वो बराबर होगी 9/12 शुड बी इक्वल टू x/28। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 28। ये 12 यहां मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 इंटू 28 डिवाइड बाय 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 21 मीटर। तो जो मॉडल शिप होगा उसमें कितने का लगा होगा? उसमें 21 मीटर का जो है वो मास्ट लगा होगा।